अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। अपने इस चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में 16.6, 16.7, 16.8 और 16.9 सवाल को हल करना सीखा। आज भी इसी सफ़र को जारी रखेंगे और सवालात का अयादा, इस हिस्से का आखिरी सवाल 16.10 इसको हल करना सीखेंगे। और ना सिर्फ इसको हल करेंगे बल्कि इस चैप्टर की मश्क की आखिरी मंजिल आला तसव्वुराती सवालात को भी शुरू करेंगे और उस सफ़र के पहले 3 सवालात 16.1, 16.2 और 16.3 को हल करना सीखेंगे। तो 4 सवालात आज के लेक्चर में मजमूई तौर पे हल करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि मैं लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ कि आज सवालात का अहाता, इस हिस्से का जो आखिरी सवाल है पहले उसको हल करेंगे और उसके बाद आएंगे आला तसव्वुराती सवालात के ऊपर। तो चलें सवालात के अहाते वाले हिस्से का आखिरी सवाल नंबर 10 है, उसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि उसको किस तरह से हल करना है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि 3 यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं, इनके इलामात और ट्रूथ टेबल बनाइए। अब हमने अपने चैप्टर में 3 यूनिवर्सल गेट्स पढ़े हैं, उनके पहले नाम लिख लेते हैं। पहले को हमने नाम दिया था और गेट का, दूसरे को हमने नाम दिया था एंड गेट का, और तीसरे को हमने नाम दिया था नॉट गेट का। तो आप तीनों के नाम तो बता चुके हैं कि कौन कौन से हैं यूनिवर्सल गेट्स। अब उसने मज़ीद ये भी पूछा है कि आपने इनके इलामात भी बतानी है कि सर्किट में ये किस तरह से दिखाई देंगे, और साथ ही साथ इनके ट्रूथ टेबल भी बनाने हैं। चलें सबसे पहले हम आर गेट के पास चलते हैं और देखते हैं कि आर गेट क्या है। हमने कहा था कि आर गेट ऐसा गेट है कि जब इसकी दोनों इनपुट्स 0 होंगी तब इसकी आउटपुट 0 होगी। और ये दिखने में कैसा होता है, इसकी इलामत इस तरह से होती है, क्योंकि और गेट में 2 इनपुट्स होंगी और इसकी एक आउटपुट होगी, और इसका जो सिंबल है, इसकी जो इलामत है वो कुछ इस तरह से जाहिर की जाती है। ये कुछ इस तरह का है और यहाँ से इसकी आउटपुट लिखी जाती है। 2 इनपुट्स हैं, एक को नाम दिया जाता है ए का, दूसरे को नाम दिया जाता है बी का, और आउटपुट को नाम दिया जाता है एक्स का, और एक्स को लिखा जाता है एक्स बराबर है ए और बी। यहाँ पे जमा का मतलब है और, आपने इसको a प्लस बी नहीं पढ़ना, a जमा बी नहीं पढ़ना, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़ुबान में इसे पढ़ा जाता है a और b। अब हमने इसकी अलामत भी बना ली है। चलें अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि हम इस और गेट का ट्रूथ टेबल भी बना लें। और गेट के ट्रूथ टेबल में हम ये बात तय कर चुके हैं कि 2 इनपुट्स होंगी। तो चलें 2 इनपुट्स बना लें। हमारे पास एक इनपुट है a, दूसरी इनपुट है b, और एक आउटपुट है जिसको हमने नाम दिया है x का, और ये बराबर है a और b के। तो चलें हमारे पास मुमकिना हालतें क्या होती हैं, a की मुमकिना हालतें होती हैं 0, 0, 1, 1, और b की मुमकिना हालतें होती हैं 0, 1, 0, 1। अब हम ये भी अपने लेक्चर के दौरान पढ़ आए हैं कि और गेट बिल्कुल उसी तरह का फंक्शन करता है, उसी तरह का ऑपरेशन करता है जैसा कि जमा के ऑपरेशन में होता है। इसका मतलब है कि हम दोनों इनपुट्स को जब जमा करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो बिल्कुल और ऑपरेशन की तरह की होगी। तो चलें 2 इनपुट्स को जब जमा करें, 0 जमा 0, क्या आंसर आया 0, 0 जमा 1, आउटपुट आई 1, 1 जमा 0, आउटपुट आई 1, और 1 जमा 1। वैसे तो 2 बनते हैं, लेकिन चूंकि बाइनरी वेरिएबल्स में सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के हिंदसे इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1, इस वजह से हम कहेंगे कि चूंकि यहाँ पे आउटपुट तो है तो 2 की बजाय हम यहाँ पे इसको
1 लिख देंगे तो ये जो ट्रूथ टेबल आपके सामने बना है ये और गेट का ट्रूथ टेबल बना है। आप इसको इस तरह से एक टेबल के अंदर बंद कर देंगे जिससे आपका ये टेबल ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एक टेबल की शक्ल दे देंगे। तो ये लें जी, हमने और गेट का ट्रूथ टेबल बना लिया है। अब चलते हैं एंड गेट के पास। अब जिस तरह से और गेट में 2 इनपुट्स हैं, 1 आउटपुट है, इसी तरह से एंड गेट में भी 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। और एंड ऑपरेशन की तारीफ हमने इस तरह से की थी कि एंड ऑपरेशन में आउटपुट सिर्फ उसी सूरत में 1 होगी जब उसकी दोनों इनपुट्स 1 होंगी। तो चलें पहले क्यों ना हम एंड गेट की अलामत बना लें। एंड गेट की अलामत इसी तरह से होगी कि इसकी 2 इनपुट्स हैं जी, ये आ गई 2 इनपुट्स। अब इसका सिंबल क्या है, इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत इस तरह से होती है जिस तरह से इंग्लिश का हरूफ तहज्जी डी है। तो ये आ गई जी मेरे पास एंड गेट की अलामत, और यहाँ से निकलेगा एक आउटपुट, और इस आउटपुट को हम दोबारा x का नाम देंगे। अब यहाँ पे पहली इनपुट को कह दें a, दूसरी इनपुट को कह दें b, तो आउटपुट बराबर होगी a एंड b। इसको आपने डॉट नहीं पढ़ना बल्कि आप इसको कहेंगे a एंड b। अब इसके ट्रूथ टेबल की जानिब बढ़ते हैं। ट्रूथ टेबल में 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, इनपुट है a, दूसरा है b, और बाद में एक आउटपुट है जिसको लिखा जाएगा a एंड b। अब a की मुमकिना हालतें लिखते हैं। a की मुमकिना हालतें हैं 0 0 1 1, और b की मुमकिना हालतें हैं 0 1 0 1। अब यह भी चीज़ हम जानते हैं कि एंड ऑपरेशन बिल्कुल ज़रब के ऑपरेशन से मिलता जुलता है। तो जो भी ज़रब करने से जवाब आएगा उसी तरह से एंड ऑपरेशन की आउटपुट भी समझी जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो चलें, 0 को जब 0 से ज़रब देंगे तो आउटपुट आएगी 0, 1 को जब 0 से ज़रब देंगे तो आउटपुट आएगी 0, और जब 1 को 1 से ज़रब देंगे तो आउटपुट आएगी 1। तो इस तरह से हमने ट्रूथ टेबल भी समझ लिया एंड गेट का। और ज़रा दोबारा से हम एंड ऑपरेशन की तारीफ इस पे लगाते हैं और देखते हैं क्या वाकई साबित हो गई। हमने कहा था कि एंड ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है कि जिसमें आउटपुट की वैल्यू 1 होगी जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी। तो देखें जी, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया, इसको साबित भी कर लिया। तो चलें अब इसको एक टेबल की शक्ल दे देंगे कुछ इस तरह से। जब आप इसे टेबल की शक्ल में लिख देंगे तो ये बन जाएगा आपका ट्रूथ टेबल। और किसके लिए है जी? ये एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल आपने बना लिया है। ये लें जी, हमने और का भी डिस्कस कर लिया, एंड का भी डिस्कस कर लिया। अब रह गया है सिर्फ और सिर्फ नॉट गेट का। तो चलें, नॉट गेट में हमने देखा था कि नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट की वैल्यू को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको उलटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर तो मैं इनपुट पे 0 दूंगा तो वो उसको उलट के 1 कर देगा, और अगर इनपुट पे 1 दूंगा तो उसको उलट के वो 0 कर देगा। तो याद रखिएगा कि इन दोनों गेट्स में हमने देखा 2 इनपुट्स हैं, 1 आउटपुट है। लेकिन नॉट गेट अपनी नौयत का एक वाहिद गेट है कि जिसमें सिर्फ 1 इनपुट होती है और उसकी 1 ही आउटपुट होगी। 1 इनपुट है तो चलें बना लें। ये आ गई जी इसकी 1 इनपुट, और इसका सिंबल इस तरह से होता है जिस तरह से एक मुसल्लस होती है, और ये आ गया जी इसका आउटपुट। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको कह रहा हूँ इनपुट A, और ये है जी आउटपुट X, और ये बराबर होगी A नोट के। A के ऊपर बार डाल दूं तो समझ जाइएगा कि इनपुट की वैल्यू अब उलट चुकी है। तो चलें अब इसका ट्रूथ टेबल भी बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल में हमने देखा कि A है और दूसरी आउटपुट है जो कि A नोट के बराबर है। A की मुमकिना हालतें आपकी बार क्या होंगी? 0 और 1। आउटपुट ने क्या करना है? इनपुट की वैल्यू को सिर्फ उलटना है। 0 है तो वो उसको कर देगा 1, और अगर 1 है तो वो उसको कर देगा 0। तो चलें इसको भी हम क्या करते हैं, टेबल की शक्ल दे देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास नॉट गेट का ट्रूथ टेबल भी
तैयार हो चुका है। तो इससे हमने जो आखिरी सवाल था सवालात के इयादे वाले हिस्से का, उसको बड़ी ही वजाहत के साथ समझ लिया है, मैंने आपके सामने रख दिया है। इनकी अलामात को आप याद रख लें ताकि आप किसी भी अलामत में कंफ्यूज ना हों। इनके ट्रूथ टेबल भी याद रखें। उम्मीद रखता हूँ कि आपको इन तमाम सवालात की समझ आ गई है। तो चलें, इससे हमारा सवालात के इयादे वाला हिस्सा ख़त्म हो गया है। बढ़ते हैं अब अगली मंजिल की जानिब कि जिसका नाम है आला तसव्वुराती सवालात। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, हम बढ़ चुके हैं अगली मंजिल की जानिब के जिसका नाम है आला तसव्वुराती सवालात। इनमें से पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन से दो अवामिल हैं कि जिनकी मदद से थर्मियोनिक एमिशन ज़्यादा होती है। ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही दफ़ा इम्तिहानात में पूछा जाने वाला सवाल है। तो आपने इस सवाल का जवाब अच्छे से समझ लेना है। आप जानते हैं कि थर्मियोनिक एमिशन को हमने इस तरह से देखा था कि जब कोई फिलामेंट ले लिया जाए और इस फिलामेंट को, जो कि इस तरह से दिखाई देता है, इसको किसी एक बैटरी से जोड़ दिया जाए। बैटरी 6 वोल्ट की हमने ली थी और 6 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी, इस फिलामेंट में करंट पैदा करेगी। करंट की वजह से जोल के कानून के मुताबिक इसके अंदर हिद्दत पैदा होगी। वो हिद्दत इस मेटल की सतह पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करवाएगी, उसको एनर्जी देगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी जज़ब कर लेंगे तो वो इस मेटल की सतह को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और इस अमल को हमने नाम दिया था थर्मियोनिक एमिशन का। अब सवाल ये हो रहा है कि ऐसे कौन से दो काम किए जाएं कि जिनसे ये थर्मियोनिक एमिशन बढ़ जाए, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अब निकलना शुरू हो जाएं। तो अगर तो मैं इस फिलामेंट का एरिया बढ़ा दूं, फ़र्ज़ करें कि ये फिलामेंट इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसके बरक्स मैं एक ऐसा फिलामेंट लूं जो इस कदर बड़े एरिया का हो, तो अब इस सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी, बशर्ते कि मैं इसको किसी वोल्टेज सप्लाई के साथ जोड़ दूं। अब आप देखें कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की तादाद थी 5, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 10। अब अगर एक सतह से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक सतह से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो मैं किसको तरजीह दूंगा? मैं उसको तरजीह दूंगा कि मैं ज़्यादा थर्मियोनिक एमिशन चाहता हूँ, तो मैं एक बड़े एरिए का फिलामेंट उसको मुंतखब करूँ। तो चलें, सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला जुज़ जिसके ऊपर ये थर्मियोनिक एमिशन मुनहसर है वो ये है कि हम फिलामेंट के एरिया के बढ़ाने से, ये लें जी, ये बात तो तय हो गई कि जब फिलामेंट का एरिया बढ़ा देंगे तो फिलामेंट के एरिया के बढ़ा देने से क्या होगा, थर्मियोनिक एमिशन ज़्यादा होगी। मज़ीद कौन से ऐसे अवामिल हैं? उसमें से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है वो है 6 वोल्ट की, अगर इसी के बरक्स मैं इतने ही साइज़ का फिलामेंट दूँ और उसको वोल्टेज 6 वोल्ट की बजाय अब की बार मैं उसे दूं 12 वोल्ट, यानी कि मैंने इस फिलामेंट की वोल्टेज सप्लाई बढ़ा दी। वोल्टेज सप्लाई बढ़ाई है तो इसका मतलब है कि अब फिलामेंट में पहले से ज़्यादा करंट गुजरेगा, क्योंकि हम ओहम के कानून के मुताबिक ये जानते हैं कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ही ज़्यादा उस सर्किट में करंट बहना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि अब चूंकि ज़्यादा करंट बह रहा है तो जोल का कानून क्या कहता है? जोल का कानून कहता है कि H बराबर होता है I का मुरब्बा ज़रब R ज़रब T। तो अब चूंकि करंट 6 से बढ़ के 12 हो गया है, फिर 12 का भी मुरब्बा होगा, तो फिर 12 का मुरब्बा 144। अब जो पहले करंट बह रहा था, फ़र्ज़ करें कि वो 6 वोल्ट की वजह से बह रहा था, अब करंट बह रहा है 12 वोल्ट की वजह से, यानी कि यहाँ पे करंट के बहने की शरह बढ़ गई। करंट के बहने की शरह बढ़ेगी तो इस फिलामेंट की हिद्दत में भी इजाफा होगा, और जब इस फिलामेंट की हिद्दत यानी कि टेम्परेचर में इजाफा होगा तो जितना ज़्यादा इजाफा होगा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज़्यादा जल्दी एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, जज़ब करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से निकलना शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि अब कम टाइम में मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हासिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिलामेंट की वोल्टेज सप्लाई को अगर बढ़ा दूं तो उससे भी थर्मियोनिक एमिशन में इजाफा हो जाएगा। तो चलें दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि फिलामेंट के वोल्टेज सप्लाई को बढ़ाने से क्या होता है जी, थर्मियोनिक
एमिशन बढ़ जाती है। ये दो अवामिल हैं, मज़ीद अवामिल भी हैं। इनमें से एक है कि आप जिस मटेरियल को, जिस मेटल को चूज़ कर रहे हैं वो भी देखनी है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स उसकी सतह पर कितनी ज़्यादा कशिश के साथ जुड़े हैं। अगर तो किसी ऐसी मेटल का इंतखाब किया जा रहा है कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स उसकी सतह के साथ बड़ी ज़्यादा कशिश से जुड़े हुए हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का उस सतह से निकालने के लिए हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। और अगर मैं उतने ही एरिया की उतने ही वोल्टेज अप्लाई करूं और एक ऐसा मेटल का पीस लूं जिसके इलेक्ट्रॉन्स उसकी सतह के साथ इतनी ज़्यादा ज़ोर से कशिश नहीं है, इतने ज़्यादा कशिश नहीं रखते, सिर्फ एक कमज़ोर कशिश की वजह से वहाँ पे मौजूद हैं, तो थोड़े पोटेंशियल डिफरेंस पे भी मुझे थर्मियोनिक एमिशन मिल जाएगी। तो चूँकि आपसे दो अवामिल पूछे हैं तो दो अवामिल मैंने लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इसको अब अपने अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने ये दो अवामिल बता देने हैं। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी, तो ये रहा हमारे आज के सफ़र का तीसरा और इस आला तसव्वुराती सवालात के हिस्से का दूसरा सवाल, जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि 3 ऐसे दलाइल दें कि जिससे ये पता चले कि कैथोड रेज़ पर नेगेटिव चार्ज है। इनमें से 2 तो हम अपने लेक्चर्स में देख चुके हैं। तीसरा दलाइल क्या है, तीसरी दलील हम क्या देंगे कि जब जिससे ये बात साबित हो जाए कि कैथोड रेज़ पे नेगेटिव चार्ज है। तो पहले तो हम वो वाले 2 दलाइल उनका इयादा कर लें कि जो हम अपने लेक्चर के दौरान और सवालात के इयादे वाले हिस्से में भी हमने उसको देखा। हमने ये देखा था कि अगर मैं कैथोड रे को किसी ऐसी जगह से गुजारूं जहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती है कि एक प्लेट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनाया हुआ है। अब अगर मैं कैथोड रे जो कि इलेक्ट्रॉन गन से निकलती है उसको मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारूंगा, ये चार्ज यानी कि कैथोड रे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजरेगी तो उसे एक इलेक्ट्रिक फोर्स का सामना करना पड़ेगा। हम ये बात अपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ आए हैं कि जब भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उसे एक फोर्स का सामना करना पड़ेगा, और फोर्स कूलम फोर्स होगी। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूलों को फॉलो करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूल क्या हैं कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। अब हम ये बात कह चुके हैं कि कैथोड रे पे चूँकि इलेक्ट्रॉन गन है, अब हम ये बात देखेंगे कि जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हुए ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब मुड़ गई। अब पॉजिटिव प्लेट की जानिब मुड़ने का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव प्लेट की जानिब मुड़ने का ये मतलब हुआ कि इसके पास एक ऐसा चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज के मुखालिफ है, और पॉजिटिव चार्ज के मुखालिफ कौन सा चार्ज है? वो नेगेटिव चार्ज है। तो एक बात तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि ये चीज़ जो बताई जे थॉमसन ने, और बताने का साल था 1897। उन्होंने ये बात बताई कि जब कोई भी कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हुए उसे एक डिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ेगा और वो डिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव प्लेट की जानिब मुड़ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं कि जे थॉमसन ने क्या तजर्बा किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से कैथोड रेज गुजारने पर ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इन पर वो वाला चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज से मुखालिफ है और वो नेगेटिव चार्ज हो गया। एक तो सबूत ये हो गया। दूसरा सबूत हमने ये देखा था कि अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड की सिमत कुछ इस तरह से हो कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी पेज, यानी कि पेज के अंदर की जानिब हो। यहाँ मैं क्रॉस का साइन बना रहा हूँ। क्रॉस का साइन इस बात का तयन करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी सिमत अंदर की जानिब है, यानी आपसे दूर होगी, ऑब्जर्वर से दूर होगी। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मैं बना चुका हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड में से अगर इसी कैथोड रे को गुजारा जाए तो आप जानते हैं कि जब कोई चार्ज
किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सफ़र करेगा तो उसे एक अदद फोर्स का सामना करना पड़ेगा और इस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। और अब इस बात का तयन किस तरह से हो कि मैग्नेटिक फोर्स किस सिमत में लगेगी, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल ये कहता है कि आपने अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और दूसरी उंगली को इस तरह से फैलाना है कि इन तीनों के दरमियान जाविया 90 दर्जे का हो, यानी तीनों एक दूसरे के अमूदन हो। अगर आपकी उंगली पहली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, दूसरी उंगली करंट के यानी कि चार्ज के बहाव की सिमत को जाहिर करेगी, तो अंगूठा किस बात को जाहिर करेगा? अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स की सिमत को जाहिर करेगा। तो अब इस केस में अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की जानिब, करंट की सिमत, चार्ज के बहाव की सिमत आगे की जानिब, अंगूठा है मेरा ऊपर की जानिब, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर की जानिब लगेगी। लेकिन देखा गया कि ये जो कैथोड रेज हैं जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हुए ये नीचे की जानिब बेंड हो जाती हैं, नीचे की जानिब मुड़ जाती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का उसूल गलत दिया? जी नहीं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो उसूल है वो कन्वेंशनल चार्जेस के लिए है, कन्वेंशनल करंट के लिए है। इसका मतलब है कि ये जो सिमत बता रहा है ये पॉजिटिव चार्जेस की बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए सिमत अगर अपवर्ड है, ऊपर की जानिब है, तो नेगेटिव चार्जेस के लिए ये सिमत उलट हो जाएगी, यानी कि ये नीचे की जानिब आ जाएगी। तो इस बात का मुशाहिदा करने वाले जो साइंसदान थे उनका नाम था जे पैरन। और जे पैरन ने ये मुशाहिदा किया सन 1895 में। उन्होंने ये मुशाहिदा किया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में से कैथोड रेज गुजरने पर ये पॉजिटिव चार्जेस से मुखालिफ सिमत में मुड़ जाती हैं, तो ये बात भी इस बात का सबूत होगी कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है। और तीसरी सबसे अहम दलील ये है कि कैथोड रेज की जब E/m निस्बत निकाली गई, इसे चार्ज टू मैस रेशो कहते हैं। चार्ज और मैस की निस्बत क्या है? जब देखा गया कि चार्ज और मैस रेशो जो है, चार्ज टू मैस रेशो है कैथोड रेज की, वो बराबर आई चार्ज टू मैस रेशो किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन की। तो हम कहेंगे कि ये दलील भी इस बात का वाज़िह सबूत है कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम 3 दलाइल दे चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तमाम की अच्छे से समझ आ गई है। आपने इनके नोट्स बनाना नहीं भूलने। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी, तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का अगला सवाल। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स 2 मुखालिफ चार्ज की पैरेलल प्लेट्स में से गुजरते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की जानिब मुड़ जाते हैं या डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स की किस खसूसियत का पता चलता है? ये वाला सवाल पिछले सवाल से मिलता जुलता ही है, क्योंकि वहाँ भी हमने ये बात डिस्कस की है, पढ़ी है कि अगर 2 मुखालिफ चार्ज की पैरेलल प्लेट्स हों इस तरह से, फ़र्ज़ करें कि ऊपर वाली प्लेट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो और नीचे वाली प्लेट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो, और अगर मैं इन 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान से एक इलेक्ट्रॉन की बीम को गुजारूं इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम आगे बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव चार्जेस वाली प्लेट की जानिब मुड़ जाती है। इससे क्या बात सामने आती है, क्या बात देखने को मिलती है? इससे यही बात देखने को मिलती है कि चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूलों के मुताबिक मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स की किस खसूसियत का पता चला? हम कहेंगे कि इससे ये बात साबित हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है।
तो ये लें जी, इस कदर आसान था इसका जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आ गई है। इन तमाम सवालात को आपने अपने नोट्स में लिखना हरगिज़ भी नहीं भूलना। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं सवालात का इयादा। इस हिस्से का जो आखिरी सवाल था उसको हल करना भी सीख चुके हैं और साथ ही साथ आला तसव्वुराती सवालात को भी हल करना आप आज के लेक्चर में सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि तमाम सवालात आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। इनको इसी तरीके से याद करें, इसी तरीके से लिखें। अगले लेक्चर में मिलेंगे मज़ीद सवालात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।